मॉर्निंग ऑल, दिस इज वैभव श्रीवास्तव या और हिस्ट्री को कैसे इजी बनाते हैं इसकी तरफ हम और आप बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। और सबसे पहली बात, आज नवरात्रि का 8th डे, 8वां दिन है, तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। आपकी सारी विशेष पूरी हो और हमेशा आप खुश रहें सबसे, क्योंकि जिंदगी में सबसे अच्छी चीज है खुश रहना और खुश रहें। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं आज के अच्छे दिन से एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2। मैं अगेन आपको बता दूं, ये एनसीईआरटी है हमारे अतीत आर पास्ट क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाने जा रहा हूं। क्योंकि 1 इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि 1 में सोर्सेज है, हम लोग हिस्ट्री बेसिकली कहां से पढ़ सकते हैं और हिस्ट्री कैसे हमें पता चलती है। सबसे बड़ी बात एक आती है, हिस्ट्री कैसे पता चलती है। क्लास शुरू हो चुकी है, ठीक है। हिस्ट्री हाँ, तो हिस्ट्री मीन्स कैसे शुरू होती है। हिस्ट्री कैसे पता चलता है कि ये अकबर है, ये बाबर है, देन दिस इज रॉबर्ट क्लाइव और ये अंग्रेज हैं। क्योंकि देखिए सबसे पहले क्या होता है, हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि भैया सिक्के मीन्स इनके सिक्के मिले, सिक्के कॉइन्स के पीछे क्या है एंड आगे क्या है, इसको देखते हैं। अगर किसी गॉड की फोटो है मीन्स या उर्दू में छपा है, देन दैट इज किसी मुस्लिम शासक का राज है, किसी देन अगर हिंदू का छपा है तो दैट इज हिंदू शासक का, सॉरी फॉर दैट, और हिंदू शासक का राज है। ठीक है, और इसी तरह हम लोग देखते हैं। तो बस यही सब सोर्सेज है, कौन से संग्रहालय म्यूजियम कहाँ पे है, देन लंदन में है। हमारे से बहुत सी सारी चीजें उठा के वो लोग लंदन में ले गए। ठीक है, तो ये सब देखेंगे और धीरे धीरे करके इस चीज को समझते हो। चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 का हम नाम देखते हैं क्योंकि एक एक चीजें क्लियर होनी चाहिए। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इंग्लिश में चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी सब बाइलिंगुअल है, तो उसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखते हैं कैसे कंपनी की सत्ता जो है स्थापित हो रही है। मतलब आप समझ सकते हो इस चैप्टर का बस ओवरव्यू इतना है कि कैसे कंपनी की सत्ता स्थापित हो रही है हमारे यहाँ। ये चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कैसे आते हैं सब। बेसिकली उसमें पुर्तगालियों की बात हुई थी, यहाँ पे ब्रिटिश की बात हो रही है। ठीक है, तो ब्रिटिश भी ऐसे ही आते हैं। ब्रिटिश का भी यही सिला होता है क्योंकि अब पूरे यूरोप को पता चल चुका है इंडिया कहाँ पे, पूरे यूरोप को पता चल चुका है इंडिया कहाँ पे है, कैसे स्थापित हो रहा है, कैसे। तो सब एक दूसरे को देख के हमारे यहाँ आ जाते हैं। अब ब्रिटिश आ रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश में हमारा ये वाला, क्योंकि पेज नंबर है, ये पेज नंबर 10 है, पेज नंबर 10 है। और मैं आप सोचो कितना बेसिक क्यों बता रहा है, पेज नंबर भी बता रहे हैं एंड देन पैराग्राफ बता रहे हैं, क्योंकि प्लीज आप लोग भी समझिए, हम लोग साथ ऐसे बच्चे भी जुड़े हैं जो क्लास 9th में भी हैं और ऐसे भी जुड़े हैं जो 12th एंड ग्रेजुएशन पार कर चुके हैं। तो आप अगर थोड़ा सा आप ही लोगों के लिए इजी है, बेसिक लेवल है, आपको अच्छा लगेगा। आप हिस्ट्री में धीरे धीरे चलोगे तो अच्छा लगेगा। हिस्ट्री में बता रहा हूँ, याद करने की रटने की चीज नहीं है। हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, बस आप साथ में जुड़े रहो, आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है कि वास्को डी गामा 1498 में आते हैं, और वो सब कहानी में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर नहीं आता तो फिर से बता दो। 1498 में वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप से आता है। देन गुजराती व्यापारी था, नाम याद है होगा, इबन मजीद, जिसके जरिए वो कालीकट पे पहुंचता है, वहां से ढेर सारा व्यापार और सामान ले जाता है, जिसको उसे बहुत प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी बता दिया है। अब देखिए यहां से जो एक हेडिंग है पेज नंबर 11 पे है, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ आ चुकी है। मतलब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट हम लोग उसे क्यों कहते थे, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले उसका नाम द मर्चेंट्स एंड द ट्रेडिंग कंपनीज ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, मींस लंदन के मर्चेंट्स थे, उन्होंने एक बनाया, उसे ट्रेड करना था। इसे 1838 के चार्टर के बाद नाम दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। शॉर्ट में नाम दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। 1833 के चार्टर के बाद इसे नाम दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो इतना हम लोग चलिए सब ओवरव्यू था। अब हम लोग मेन अपने टॉपिक पे आते हैं। कहते हैं कि इसमें हेडिंग दी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में व्यापार शुरू किया। बंगाल में व्यापार शुरू किया। आज आपका मतलब उस टाइम का बंगाल जो था, आज आपका बंगाल जानते हैं ना, बंगाल जिसे कहते हैं। ठीक है, आज बंगाल जहाँ की, आज वेस्ट बंगाल जहाँ की आज CM है ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी जो है CM है, ऑनरेबल CM है वहाँ की। ठीक है, और आधा बांग्लादेश कट चुका है इंदिरा गांधी जी के समय में, उसको आपको कहानी पता है। ठीक है, नहीं पता होगी तुम लोग पता कर लेंगे।
हिस्ट्री है, ठीक। तो उस टाइप का, उस एट दैट टाइम का जो बंगाल था वो बहुत बड़ा था, ठीक है। उसमें प्रेजेंट में बता दूं मैं, आज का बांग्लादेश जो कि एक अलग एक नेशन है, ठीक है, बांग्लादेश एक अलग एक नेशन है, आप जानते हो, प्लस आज का वेस्ट बंगाल, ठीक है, एंड बिहार एंड उड़ीसा। ये सब सेक्शन, और फिर आपको पता है जब ये सब आ रहा है तो थोड़ा सा छत्तीसगढ़ भी आएगा एंड झारखंड, और ये सब सेक्शन भी आ रहा है, ठीक है। मींस आज की अगर मैं रफली कहूं, आज की अगर 5 स्टेट्स मिला दें, 5 स्टेट्स ना कहूं तो 2 to 3 स्टेट्स प्लस एक पूरा देश, 1 नेशन, वो था उस जमाने का बंगाल, वो था उस जमाने का बंगाल, ठीक है, वो था उस जमाने का बंगाल किया, एक बांग्लादेश नेशन, देन प्रेजेंट का वेस्ट बंगाल, देन बिहार एंड उड़ीसा एंड ये सब, ये था उस जमाने का बंगाल, ठीक है। हाँ, बिहार भी था, याद रखना, बिहार भी था, ठीक है। कैसे था वो भी आप आगे देखोगे, ठीक है। आगे देखते हैं कि ये उस जमाने का बंगाल है, तो आप बंगाल जाएंगे। अब भैया देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, धीरे धीरे मैं फिर से बताता हूँ, धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है तो सबसे पहले वो राज करते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, ठीक, ये हो गया आपका गुजरात सेक्शन, ठीक है, एंड उस जमाने का जो पूरा आपका था, समझ सकते ही हो, ठीक है। और ये बीच का मतलब आप देख सकते हो कि पूरा इतना बंगाल था, इतना बंगाल था, क्योंकि यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, और फिर बिहार, उड़ीसा, उड़ीसा वाला सेक्शन, बिहार वाला सेक्शन, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, थोड़ा सा असम वाला सेक्शन भी हम ले लेते हैं, ठीक है, झारखंड, और ये सब कुछ था, ठीक है, नहीं पूरा का पूरा था। तो इतना बड़ा इंडिया का ही सेक्शन था पूरा बंगाल। रविन्द्रनाथ टैगोर जी एंड जितने भी जी और मुखर्जी और ये जी वो जी जितने भी थे, सब बंगाल गए थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है। और यही एक ये भी इनका बहुत बड़ा हाथ था हमारा देश आजाद कराने में, ठीक है। अब देखिए बंगाल के पीछे क्यों पड़े, सबसे बड़ी बात तो ये, भाई घुस रहे हैं यहाँ से, समझिए, ब्रिटिशर्स, पुर्तगालियों को किनारे कर दीजिए, ब्रिटिशर्स आ गए, ठीक है। ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों की बात कर रहा हूँ, जो ब्रिटेन के थे, ठीक है। तो भाई यहाँ से घुसे और ये बंगाल क्यों चले गए, ये ऊपर क्यों नहीं गए, ये बंगाल में ही क्या था। देखिए बंगाल में क्या था, बंगाल में एक चीज समझो, ये बंगाल के पीछे ही क्यों पड़े, बंगाल के पीछे इसलिए पड़े क्योंकि बंगाल में एट दैट टाइम वेल्थ बहुत थी, पैसा बहुत था, और कह लूं तो धन बहुत था। और अंग्रेज किस लिए आए थे, धन के लिए, पैसे के लिए आए थे अंग्रेज, और बंगाल में वही सबसे ज्यादा था, वही सबसे ज्यादा था। अब आपको पैरेलली एक और चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि मुगल सम्राट कौन है, मुगल सम्राट कौन है, क्योंकि एक और चीज मैं बता दूं, एक चीज आपको एक माइंड में एकदम क्लियर कर लीजिए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो एक चीज आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। वो चीज क्या है देखते हैं। देखो भाई, ये हमारा, ठीक है ना, ये हमारा इंडिया है, और ठीक है, तो ये पूरा एट दैट टाइम का, मतलब मैं पूरा उस टाइम का बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है, याद रखना भाई, इसमें पाकिस्तान वाला सेक्शन होना ऐसे हो जाता है, बट इसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है। इधर बांग्लादेश डिवाइड नहीं हुआ है, ठीक है, इधर जो है बांग्लादेश आपका डिवाइड नहीं हुआ है, ठीक है, इधर आपका बांग्लादेश डिवाइड नहीं हुआ है, और इसलिए अंदर बर्मा और ये सब भी है, ठीक है, सॉरी बर्मा नहीं, सॉरी फॉर दैट। तो
ये सब भी है, ठीक है ना, पाकिस्तान भी है, तो बांग्लादेश पूरा है। तो इसलिए यहाँ पे एक भैया जी बैठे हैं जिनका नाम है, यहाँ सॉरी दिल्ली में एक भैया जी बैठे हैं जिनका नाम है मुगल। मगर आपको मुगल में एक चीज मैं बता दूं, 1707 में 1707 में एक लास्ट शासक था औरंगजेब, उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद लेटर मुगल्स क्या थे, उतने योग्य नहीं थे, वो अय्याशी में ज्यादा यकीन रखते थे, उनको बस पैसे से मतलब था, बाकी आप कुछ भी करो, ठीक है। तो भले ये बंगाल है, ठीक है, भले ये बंगाल का सेक्शन है, इतना एरिया आपका बंगाल में है, मगर ये है किसके अंडर में, मुगल के अंतर्गत। जो भी इस बंगाल का राजा होगा, जो भी इस बंगाल का राजा होगा जो भी सॉरी जो भी इस बंगाल का राजा होगा भाई, वो इस मुगल के अंतर्गत आएगा। फिर से समझिए, कोई जल्दी नहीं, फिर समझिए। ये पूरा इंडिया है और ये बंगाल है, 1707 में एक आखिरी मुगल शासक था जिसका नाम है औरंगजेब। बेशक आपने औरंगजेब का नाम सुना होगा, ठीक है। औरंगजेब की डेथ के बाद, अब ऐसा तो है नहीं मर गया उसके बाद से कोई राजा नहीं बनेगा, जो उसके बेटे होंगे वो सब राजा बनेंगे, तो बट उसके जो उसके बेटे के बेटे के बेटे जो पुश्तें चली, ये उतनी कारगर नहीं थी, ठीक है। ये बहुत ही अय्याश टाइप के थे, क्योंकि बड़े आदमी के लड़के थे, तो ऑब्वियस बात है अय्याशी होंगे। और ठीक है, बड़े आदमी मीन्स राजा के लड़के हैं भाई, उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं है, तो वो ना चाह के भी गलत हैबिट्स में पड़ जाएंगे, गलत चीजों में पड़ जाएंगे और बदनामी का सामना करना पड़ेगा। अगर अच्छे रूलर भी होंगे तो भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो गलत चीजों में पड़ गए, ठीक है ना, वो शराब पीना और ये सब, तो इसलिए वो उतने कारगर नहीं हो पाए जितने औरंगजेब एंड शाहजहां और अकबर और बाबर ये सब थे, ठीक है। तो इसलिए वो इतने कारगर नहीं हो पाए। तो उनको बस इतना मतलब था, वो दिल्ली में बैठे थे, उनको चाहिए था पैसा, आप हर मंथली आप पैसा टैक्स रेवेन्यू भेजते रहो, वो खुश रहेंगे, आप चाहे कुछ करो, ठीक है। तो भाई ये भाई साहब अंतर्गत तो इन्हीं के आते थे, ये अंतर्गत तो भाई साहब इन्हीं के आ रहे हैं, मुगल के। किसके अंतर्गत आ रहे हैं, मुगल के अंतर्गत तो आ रहे हैं, मुगल के अंतर्गत आ रहे हैं। तो फिर अब अगर यहाँ पे जो शासक बैठा है वो कह देगा कि मैं, अगर यहाँ का राजा है, अंग्रेज आते हैं, ठीक है, अंग्रेज आते हैं, और अगर मैं इसको क्लियर व्यू आपको दे देता हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा हच हो गया नहीं समझ में आएगा, क्लियर व्यू अगर मैं दे दूं, ठीक है, क्लियर व्यू क्या, ये है बंगाल, फिर से देखिए समझिए, क्योंकि समझना ही अल्टीमेट गोल है। ये है बंगाल और यहाँ पे बैठे हैं मुगल, और अंग्रेजों को घुसना है यहाँ, ब्रिटिश को घुसना है यहाँ इसके अंदर, बट यहाँ पे जो राजा है वो मना कर रहा है, वो कह रहा है नहीं तुम नहीं आओगे हमारे यहाँ, तुम आ ही नहीं सकते। ये जो राजा बैठा है ये कह रहा है तुमको आने नहीं दूंगा, तुमको आने ही नहीं दूंगा मैं। बट तो अंग्रेजों के पास एक और चॉइस था, तुम नहीं आने दोगे, तुम्हारा बाप भी तो बैठा है। तो अंग्रेज चले जाते हैं मुगल के पास और मुगल को कुछ पैसा खिला के, क्योंकि मैंने क्या कहा, औरंगजेब के पास जितने भी थे उन्हें बस पैसा चाहिए था और अय्याशी चाहिए थी, अय्याशी वो कर ही रहे थे, पैसा मिल ही रहा था, तो पैसा चाहिए था, तो इन्होंने थोड़ा पैसा खिलाया और मुगल से एक फरमान आ गया, दरवाजे खोलो, ब्रिटिशर्स आए हैं, ठीक है। तो इन्होंने फरमान सुना दिया बंगाल को कि भैया हमें मिल गया पैसा, तुमको भी मिलेगा, दरवाजा खोल दो, ब्रिटिश को आने दो। अब ये चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बंगाल ने मना किया तो ये मुगल शासक के आदेश की अवहेलना होगी कि नहीं माना, इतने बड़े तुम हो गए हो, और अपनी सेना भेज के देन इसको कुचल देता। तो बंगाल वाला तो दोनों साइड से फंस गया, वो चाहता भी नहीं है कि राजा अंदर आए, ब्रिटिश अंदर आए, मगर क्योंकि ऊपर से बादशाह का फरमान है तो अंदर आने देना पड़ेगा। और इस तरह ब्रिटिश बंगाल में घुस जाते हैं पूरा बंगाल में, ठीक है, क्लियर। ब्रिटिश बंगाल में एंटर कर जाते हैं। अब कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे राजा का नाम बताता, ऐसा कुछ होता तो आप लोग कंफ्यूजन होता, इसीलिए मैंने अभी सिर्फ ABCD करके आपको समझा दिया, ठीक है। कि ब्रिटिश बंगाल का जो राजा था वो नहीं चाह रहा था कि ब्रिटिश अंदर आए,
तो ब्रिटिश ने एक दिमाग लगाया, ब्रिटिश चले गए मुगल के पास, ऊपर से फरमान आया तब तो तुम करोगे, तब तो तुम करोगे, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो इस हेडिंग में इतना है, पेज नंबर 11 एंड दिस हेडिंग दिस, ठीक है। तो भाई ये तो घुस गए। और एक रिवर याद रखना, हुगली, हुगली रिवर नाम सुना होगा। ये कहाँ है? ये है बंगाल में, बंगाल में रिवर है। हुगली रिवर कहाँ है? बंगाल में। हुगली रिवर इज वेयर इन बंगाल। हुगली रिवर जो है बंगाल में। अच्छा, होता क्या था पहले, फैक्ट्रियां कहाँ लगाई जाती थी? पहले फैक्ट्रियां जितनी भी थी उसमें नदी किनारे लगाई जाती थी, क्योंकि आपने टीवी में देखा होगा जैसे क्या होता था, सामान नदी में बहा देते थे, वो पानी के फ्लो के साथ आगे चलाता था और आगे उन्हीं कंपनी का आगे आदमी खड़ा होता था, वो उसको पानी से निकालता जाता था। आपने देखा होगा टीवी में कि पानी में जो है उसका ब्लॉक डाल देते हैं, ठीक है, जो लट्ठा इसे कहते हैं, पेड़ काट के डाल दिया, पटरे डाल दिए, वुडन सामान डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, पानी के फ्लो के साथ बह गया। इतना तेज भी फ्लो नहीं होता था कि बहा ले जाए, थोड़ा तेज फ्लो होता था, देन आगे चल के उसे जाल लगा के कुछ करके उसे रोक लिया, ठीक है। ये तो रिवर है हुगली। हुगली के पास इन्होंने 1651 में एक फैक्ट्री डाली, फैक्ट्री डाली, याद रखना। हुगली के पास 1651 में ब्रिटिशर्स ने फैक्ट्री डाली, ठीक है। हुगली में 1651 में ब्रिटिशर्स ने एक फैक्ट्री डाली, ठीक। और यहीं से सारा खेल शुरू हो गया। अब 1651 में जब हुगली के पास एक फैक्ट्री डाल रहे हैं, ठीक है, तो उतने टाइम बंगाल का शासक कौन है? उतने टाइम बंगाल का शासक कौन है? बंगाल में राजस्थान, ठीक है। तो हुगली नदी है, हुगली नदी है, 1651 में फैक्ट्री बना ली, ठीक है, 1651 में फैक्ट्री बना ली और 1693 में इन्होंने उस फैक्ट्री के आसपास के एरिया में क्या करना शुरू कर दी? किलेबंदी करना शुरू कर दी। किलेबंदी मतलब जानते हैं क्या होता है? किलेबंदी, फोर्टिफिकेशन, किला बनाना। किला बनाना मतलब होता है, देखिए किले बनाने का मतलब क्या होता है? किले बनाने का मतलब क्या होता है कि आपने पहले तो एक फैक्ट्री डाली, ठीक है, फैक्ट्री डाली, देन इसके किनारे किनारे आपने मतलब उसको एरिया को कैप्चर कर लिया। आप किसी के भी चारों तरफ बाउंड्री बना दोगे तो उसका यही तो सेंस होता है कि ये एरिया हमारा है, यहाँ नहीं आना, यही होता है मतलब। अब क्योंकि भाई ये ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स का सीधे संपर्क किससे है? मुगल से है। उनको लेना देना ही नहीं, वो जानते हैं मुगल में जाके पेंच कसेंगे, मुगल आके बंगाल वालों के पेंच कसेगा और इनको आसानी से एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। इसी में एक गांव है कालीकाता, वैसे तो 3 गांव की इन्हें मिलती है दीवानी। दीवानी मतलब होता है टैक्स वसूलने का अधिकार, ठीक है, बट उसमें एक गांव होता है, इसे कहते हैं कालीकाता। कालीकाता, टैक्स वसूलना मतलब क्या? वहां से टैक्स वसूल सकते हो, टैक्स वसूल सकते हो मतलब कि आप जो है वहां से पैसा आपको मिल जाएगा, आप अपनी तरफ से पैसा नहीं लगाना है, टैक्स वसूल लो वहां से, ठीक है। आप टैक्स वसूलोगे, थोड़ा आप रखोगे, थोड़ा मुगल्स को दोगे, ठीक है। तो कालीकाता, कालीकाता जो बाद में बनता है कोलकाता, प्रेजेंट में कलकत्ता, वेस्ट बंगाल वाले की बात चल रही है, ठीक है। तो फैक्ट्री बना ली, देन उसका फोर्टिफिकेशन कर दिया।
अब जब फोर्टिफिकेशन कर दिया तो जो बंगाल का नवाब है मुर्शीद कुली खां, उसको समझ में नहीं आया। उसने कहा यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम क्यों फोर्टिफिकेशन कर रहे हो, तुम क्यों किला बना रहे हो। मान के चलो आपका घर है, आपके घर को धीरे धीरे कोई एरिया कैप्चर करने लगे। आपका 3 मंजिला घर है, आपका 3 स्टोरी बिल्डिंग है, आपकी घर है, और उसको धीरे धीरे करके कैप्चर करने लगे। 1 स्टोरी, 2 स्टोरी। आपको डर लगेगा ना कि यार कल कोई हमारे तक आ जाएगा, हमको हटा के खुद इस बिल्डिंग का मालिक बन बैठेगा, होगा कि नहीं। सेम वही चीज था। तो भैया, और तब तक अली वर्दी खान, मुर्शीद कुली खां, ये सब लोग तो थोड़ा शांत स्वभाव के थे। शांत मतलब जानते थे ऐसा दिक्कत हो रही है, मगर उनके पास तो समय ही नहीं था। ठीक है, बट और वो तब तक मुगल के अंडर में भी आते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, स्वतंत्र राज्य हो गए। स्वतंत्र राज्य होना मतलब कि इंडिपेंडेंट स्टेट होना। ठीक है, अब क्या हुआ, एक व्यक्ति है जिसका नाम है सिराज उद दौला। सिराज उद दौला बहुत ही फेमस व्यक्ति है। ठीक है, क्या नाम है इसका, सिराज उद दौला। सिराज उद दौला, सिराज उद दौला, सिराज उद दौला जो है ये बंगाल का नवाब है। इतना याद रखना, ये बंगाल का नवाब है। ठीक है, बंगाल का नवाब है, बंगाल का राजा है, बंगाल का। अब क्योंकि आप ये देख सकते हो, एक हम लोग ऐसा रफली फिगर बनाते हैं, ये बंगाल का नवाब है ये है बंगाल। अगर आप इसे समझो तो ये है बंगाल सॉरी, यहाँ का राजा है सिराज उद दौला। ये है बंगाल, इसका राजा है सिराज उद दौला। इसमें सॉरी, यहां पे ब्रिटिशर्स का राज है। ब्रिटिशर्स ने अपनी फैक्ट्री बनाई है इतने एरिया में, और उन्होंने इसका फोर्टिफिकेशन कर लिया है, किलेबंदी कर ली है कि बंगाल भाई सिराज तुमको आना पड़ेगा, तो पहले पूछना पड़ेगा, तब दरवाजा खुलेगा। तो सिराज देगा यार कल कोई और एरिया कैप्चर कर लेंगे, और एरिया कैप्चर कर लेंगे, फिर मुझे हटा के खुद ही राजा बन जाएंगे। सिराज को ये डर है। और एक और चीज, औरंगजेब से इन्होंने एक फरमान जारी कराया था। किसने, ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने उसे कहते थे शुल्क मुक्त व्यापार, हिंदी में उसे कहते थे शुल्क मुक्त व्यापार। ठीक है, इंग्लिश में से कहते हैं टैक्स फ्री ट्रेड। टैक्स फ्री ट्रेड मींस किससे फ्री हैं आप, टैक्स से फ्री हैं आप। जैसे होता नहीं, मूवीज आती हैं तो मूवीज को टैक्स फ्री कर दिया जाता है, तो क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है, फायदा होता है। ठीक, सेम उसी तरह कि अगर मैं मार्कर बना के बेच रहा हूँ, ये 25 रुपए का है, ठीक है, 25 रुपए का है, 20 रुपए मुझे मिल रहे हैं, 5 रुपए गवर्नमेंट को मिल रहे हैं। अब अगर गवर्नमेंट कहते हैं ठीक है बाबू तुम ये मार्कर बना तो रहे हो, बट इस पे मैं 5 रुपए नहीं लूंगा, तुम उसे फ्री में बेचो, तो भैया मैं से 25 रुपए पूरा 25 किसकी जेब में आएगा, मेरी जेब में आएगा। तो चलो यहां तक तो ठीक था। औरंगजेब ने कहा था कि भैया ठीक है आप टैक्स फ्री ट्रेड करो, टैक्स फ्री ट्रेड करो। अच्छा, आप ये बात, ये औरंगजेब ने क्यों, अब ब्रिटिशर्स का फ्रेंड तो था नहीं औरंगजेब, ब्रिटिशर्स ने उसे रुपए दिए थे, ठीक है, उसे घूस दी थी, रुपए दिए थे, और औरंगजेब ने उस पैसे के बदले इनसे कहा कि ठीक है भाई आप टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हो बंगाल में। यहां तक ठीक था, सिराज ने यहां तक बर्दाश्त कर लिया, ठीक है यार करो तुम ट्रेड, कोई मेरे को मतलब नहीं, ठीक है। मगर दिक्कत क्या हुई, जो इस कंपनी के पर्सनल जो एम्प्लॉय थे जो इस कंपनी के, मान लो इस कंपनी में टोटल 1500 लोग काम कर रहे हैं, इस कंपनी में टोटल 1500 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वो 1500 अपना पर्सनल व्यापार करने लगे, ठीक है। मान लो भैया मार्कर बन रहा है तो मेरे अंडर में तो कुछ लोग काम कर रहे होंगे, वो अपना पर्सनल कुछ ट्रेड करने लगे। मेरे अंडर में 1500 लोग हैं, एक उसमें पेंसिल बनाने लगा, एक रबड़ बनाने लगा, एक उसमें से नोटबुक बनाने लगा, एक उसमें से बोर्ड बनाने लगा। तो अब वो क्या करते थे, वो वही फरमान दिखा देते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, ठीक है, चाचा विधायक है, वही वो दिखा देते थे कि ये मान लो जो मेरे अंडर में काम कर रहा है, जो मेरे यहाँ सुबह बनाता है मार्कर, शाम को खुद का बोर्ड बनाता है जाके, और वही मेरे मार्कर पे छूट है ना। अब जो बोर्ड बेचने जाएगा तो जिस व्यापारी के यहाँ जाएगा उससे तो व्यापारी अब व्यापारी मान लो बोर्ड वो बेच रहे थे 100 रुपए का, और वैलिड तरीके से देखें तो अगर वो फरमान ना दिखाए तो 100 रुपए में से 10 रुपए मान लो सिराज को जाने चाहिए,
जो गवर्नमेंट है बंगाल की उसे जानी चाहिए। ठीक, चलिए मैं फिर से समझाता हूँ, नहीं समझ में आ रहा तो फिर से समझाता हूँ। औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया कि बंगाल के शासक सुनो, सिराजुद्दौला भाई, मैं एक फरमान जारी कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने मुझे इतना पैसा दे दिया है, इसलिए आप इन्हें टैक्स फ्री ट्रेड करने दीजिए, शुल्क मुक्त व्यापार करने दीजिए। ठीक है, ये क्या करेंगे, जो भी इनका बिजनेस है उस पर आप पैसा नहीं लगाओगे, टैक्स नहीं लगाओगे। ठीक है, ये मार्कर मैं बना रहा हूं, मैं ब्रिटिश हूं, मैं बना रहा हूं, मैं बंगाल में इसे 25 रुपए का बेच रहा हूँ। वैलिड तरीके से देखिए, औरंगजेब का फरमान ना आया होता तो 5 रुपए सिराजुद्दौला को जाते, मीन्स बंगाल का जो खाता है उसमें जाते, 20 रुपए मेरे पास आते। मगर क्योंकि औरंगजेब ने फरमान जारी किया है कि भैया मुझसे ईस्ट इंडिया कंपनी वालों से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो 5 रुपए जो सिराजुद्दौला को जा रहे थे, जो बंगाल के खाते में जाए, तो 5 रुपए मेरे पास आ जाएंगे और ये मार्कर 25 रुपए का बिक जाएगा, तो 20 के साथ मुझे 5 रुपए का और फायदा हो गया। ठीक है, सेम समझिए, यहां तक सिराज को अच्छा लगा, ठीक है चलो यार चला ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट अब मैं ये मार्कर बना रहा हूं, मेरे अंडर में 1500 लोग काम कर रहे हैं, वो 1500 लोग सुबह तो मेरा मार्कर बनाते हैं, बट शाम को कोई है जो उसमें से बोर्ड बना रहा है, कोई है जो पेन बना रहा है, कोई है जो पेंसिल बना रहा है, ये सब लोग अपना पर्सनल व्यापार कर रहे हैं। अब जब वो ये बोर्ड मार्केट में बेचने गया, ठीक है, और अगर औरंगजेब का फरमान ना आया होता तो ये बोर्ड बिकता 110 रुपए का, 10 रुपए जाते बंगाल के खाते में, सिराजुद्दौला के पास जाते, 100 रुपए जो इसकी वैल्यू लगती। बट क्योंकि मैं गया, मैंने कहा भाई मैं वैभव श्रीवास्तव ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी हूँ, तो ये 110 रुपए, जो 10 रुपए जो उसकी जेब में जा रहा है, बंगाल का जो शासक है जो टैक्स के रूप में जा रहा है, वो नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने फरमान दिखा दिया, और फरमान तो मेरी कंपनी के लिए था, फरमान तो इस मार्कर के लिए है ना कि इसके लिए, ना कि पेन के लिए, ना कि पेंसिल के लिए। अब भैया मेरे अंतर्गत 1500 लोग काम कर रहे हैं, 1500 से कोई भी टैक्स गया ही नहीं। तो अब जब किसी स्टेट में टैक्स नहीं जाएगा तो वो स्टेट कैसे वेलफेयर स्टेट कहलाएगा, कल्याणकारी राज्य वो कैसे कहलाएगा? भैया वो कल्याण कैसे करेगा जब तुम्हारे पास पैसा आ ही नहीं रहा है। ठीक है, घर से आप निकलते हो, कोई भिखारी आता है, 100 रुपए आपको दिए, आपका दिल बड़ा पिघल गया भाई, तुमने 10 रुपए दे दिए उसको, किया किसी गरीब के लिए घर बनवा दिया, किसी को खाना खिला दिया, मगर अब घर वाले तुमको 100 रुपए दे ही नहीं रहे, तुम खुद उन भिखारियों के साथ खड़े हो जाओगे, यही तो होगा, पैसा आएगा ही नहीं तो क्या होगा। सिमिलर वही केस हुआ, यहाँ तक तो ठीक था। बट जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पर्सनल वर्कर्स थे, उन्होंने भी अपना व्यापार खोल लिया और वो बस हर जगह वही पास दिखा देते थे, सिमिलर टू, ठीक है, जो विधायक जी हैं उनके लिए टोल फ्री होता है, बट सबके लिए हो गया, जितने भी अधिकारी हैं सबके लिए हो गया, सभी लोगों ने किया है, हम लोगों ने भी किया है, सबने किया है। ठीक है, उस चीज का भरपूर फायदा उठाया है। ठीक है, उसे कहते थे दस्तक, क्योंकि इसमें जिक्र नहीं है, इस एनसीईआरटी की बुक में उस दस्तक नाम का जिक्र नहीं है, इसलिए मैं दस्तक शब्द नहीं प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, तो टैक्स फ्री ट्रेड करने का औरंगजेब ने इन्हें अधिकार दे दिया। तो ब्रिटेन, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो तो यूज कर रही थी, प्लस इसके जो 1500 वर्कर्स थे वो भी दिखा देते थे। अब सोचो हर कोई टोल टैक्स से बिना हर कोई बिना टोल दिए उस टोल टैक्स से निकल जाए तो गवर्नमेंट के खाते में कोई पैसा जाएगा? कल को वो रोड जो बननी है, टूट गई है, वो किसके खाते से बनेगी जब मैं पैसा दे ही नहीं रहा हूँ? रोड बनेगी कैसे? सिमिलर टू वही केस हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जो बंगाल का राजस्व था वो गिरने लगा, बंगाल का जो टैक्स था वो आ नहीं रहा था, तो जो बंगाल के पास पैसा था वो कम होने लग गया। पैसा क्या हो गया? कम होने लग गया। अब यही सनक गया, सिराज सनक गया। सिराज ने कहा यार पैसा आ नहीं रहा है, ऊपर से तुम लोग फोर्टिफिकेशन कर रहे हो। मीन्स फोर्टिफिकेशन मतलब किलेबंदी, हर कोने पे तोपें लगा दी। अब तुमने तोप लगा दी, सिराज का और सनक गया, पागल हो क्या तुम लोग, तोप लगा रहे हो। सिराज ने कहा ऐसे कि तैसे मैं जा रहा हूं। तो सिराज ने जून 1756 में हमला कर दिया। जून 1756 में सिराज ने सेना बनाई और इस ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर उसने हमला कर दिया।
जो कि हुगली नदी के किनारे पे था, ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसने हमला कर दिया और अंधाधुंध मारा, भगा दिया एकदम। मीन्स कौन जीता? सिराज जीता। सिराज ने, क्योंकि सिराज को क्या खला, सिराज को कहा यार तुम पहले तो फोर्ट बना लियो, पहले तो तुमने किला बना लिया, वहीं जमीन ले ली, ठीक है, तुम हर उस पे हर कोनों पे तुमने तोपे लगा दी हैं। तो सिराज को लगा तोप लगा रहा, अब गड़बड़ है। मतलब पहले तो तुम टैक्स दे नहीं रहे हो, फ्री में ट्रेड कर रहे हो, फ्री में बैठ के खा रहे हो, प्लस अब तुमने फोर्ट बना दिया, किला बना दिया, किले पे हर तुमने कोने पे जो है अपनी तोपे तैनात कर दी। और बाकी आगे बुक में एक एस.के. पांडे में लिखा है कि ये जो तोप थी ये उसने सिराज के लिए नहीं खड़ी की थी। उल्टा हो गया ब्रिटिशर्स के साथ। सिराज उद्दौला के लिए तोप नहीं लगाई थी, क्योंकि एट दैट टाइम पैरेलल चल रहे थे, ठीक है। एट दैट टाइम ये ब्रिटिश थे, ये फ्रेंच थे, दोनों लड़ रहे थे, ठीक है। दोनों, ये ब्रिटेन है, ये फ्रेंच है, दोनों लड़ रहे थे। तो भाई इस ब्रिटिश ने फोर्टिफिकेशन किया था इस फ्रेंच से बचने के लिए, ना कि सिराज से बचने के लिए। अब जब इन्होंने हर कोनों पे तोप लगा दी तो सिराज दौड़े दौड़े आए कि भैया क्या बदतमीजी कर रहे हो, तुमने पहले तो हमारी जमीन ले ली, अब तुम बंदूकें ले रहे हो, हैं, कल को आओगे हम ही को ठोक के चले जाओगे सिराजुद्दौला को, और फिर तुम ही राजा बन जाओगे। तो अंग्रेजों ने कहा नहीं भाई साहब ऐसा है, ये आपके लिए तोपे नहीं है, ये फ्रेंच वालों के लिए। तो सिराज ने कहा गधा हूं मैं जो इतने साल से राजा बना बैठा हूं। सिराज गया और जाके मार आया, किसको? ब्रिटिश वालों को, और मार के भगा दिया, मार के भगा ही दिया कि जाओ निकलो, मार के भगा दिया। और ये एरिया खाली करा लिया, ये एरिया पूरा खाली करा लिया, ठीक है। और जो व्यक्ति ने इनको भगाया है, सिराजुद्दौला ने भगा के मार के भगाया, बहुत ही बेइज्जत करके भगाया था, ठीक है। कैसे रॉबर्ट क्लाइव आता है और सिराज को भगा देता है। और रॉबर्ट क्लाइव बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो एंटर कर रहा है, आप सुनेंगे आपका दिल एकदम गार्डन हो जाएगा, खुश हो जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपने अपना प्रेशियस समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं फिर अगेन कहता हूँ लाइक और सब्सक्राइब तभी करिएगा अगर आपको समझ में आया है पूरा लेक्चर, तो तभी लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। जय हिंद, जय भारत।